जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी ने रिसेंटली इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम लिया है और इस वीडियो में हम इनके जनरल स्टडीज़ में खास तौर से करंट अफेयर के जो सवाल हैं उन्हें डील करेंगे। तो ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में रिपीट किए जा सकते हैं। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच के बारे में बता दूं, ये हमारे सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस के लिए फ्लेक्सिब बैच है। ये सारे पेपर्स इसमें कवर्ड है इंक्लूडिंग स्टेट पीसीएस पेपर, और ये कुछ और डिटेल्स हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ने का तरीका आप जानते हैं, वीडियो पॉज करना, अटेम्प्ट करना, देन आगे बढ़ना है। देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट द नेम ऑफ द नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क लॉन्च्ड एट इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 टू मेक इंडियन पोर्ट डेटा ड्रीवन एंड एआई इनेबल्ड। आई होप आप सवाल का मतलब समझ गए। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं ना कि एक नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है मेरीटाइम वीक में, और इसमें जो हमारे पोर्ट्स हैं, जो हमारे बंदरगाह हैं, उसे डेटा ड्रीवन बनाया जाएगा। यानी जो डेटा वगैरह है पोर्ट से रिलेटेड उन्हें मैनेज किया जाएगा। इसके अलावा एआई से जोड़ दिया जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन से स्मार्ट पोर्ट भारत, सागर मित्रा, डीजी बंदर और पोर्ट नेट इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डीजी बंदर। तो जो डीजी बंदर है ये आप पढ़ सकते हो, इंडिया का नेक्स्ट जेन डिजिटल पोर्ट आर्किटेक्चर है। और इसमें कुछ बातें जो आपको समझनी है वो ये कि इनका एम क्या है, तो पोर्ट्स को डेटा ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड और फुल्ली इंटरकनेक्टेड बना दिया जाए। तो इस इनिशिएटिव में एफिशिएंसी, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है पोर्ट के ऑपरेशंस को लेकर। यानी जो हमारे बंदरगाह हैं उनमें कितने सामान आए, कितने गए, या जो भी आयात निर्यात की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा और उन्हें एआई से जोड़ा जाएगा ताकि और बेटर तरीके से हमारे पोर्ट को स्मार्टली मैनेज किया जा सके। ये क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट विच टू कंट्रीज टुगेदर अकाउंटेड फॉर ओवर 1/3 ऑफ टोटल एफडीआई इन इंडिया। मतलब आप सोचो कि दो देश ऐसे हैं जो टोटल एफडीआई तो आप समझती हो, उसका 1/3 शामिल रखे हैं। तो कौन से वो दो देश हैं? देखो, यूनाइटेड स्टेट और सिंगापुर, इनसे सबसे ज़्यादा एफडीआई हमें मिल रहा है। आप सोचो 33% सिर्फ दो देशों से हमें मिल रहा है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए है, यूएस एंड सिंगापुर। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा छपी थी हर एक अखबार में, तो वहीं से लिफ्ट की गई है। ओवर 3/4 ऑफ द कंपनीज दैट रिपोर्टेड इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज, है ना। और इस हिसाब से ये बात है कि जो यूएस और सिंगापुर है, इन दोनों ने मिलकर 1/3 से ज़्यादा एफडीआई भारत में लेकर आते हैं 2024-25 में, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक सेंसस ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड असेट्स ऑफ इंडिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़। बाकी इकोनॉमिक्स में समग्र बैच के अंदर मैंने आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत डिटेल में बताया कि एफडीआई क्या है ना, एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, एफआईआई क्या है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसका फिर डिफरेंस भी बताया कि एफडीआई में क्या होता है, कंट्रोल होता है ओवर कंपनी में, एफपीआई में नहीं होता है ना। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है ऑब्वियसली, एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है ना। जैसे कोई फॉरेन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करिए तो एफडीआई है, जबकि कोई फॉरेन इन्वेस्टर शेयर वगैरह खरीद रहा है इंडिया कंपनी में स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ना कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाकी बहुत सारे सवाल हमने करे थे एफडीआई वगैरह के ऊपर, देख लेता हूँ मैं अगर कुछ क्वेश्चन हमें मिल जाए तो। हाँ, जैसे ये वाले जो क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे हैं वैसे तो, ये देखो है ना, एफडीआई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं एफडीआई और एफआईआई के बारे में। तो वीडियो आप पॉज करके अटेम्प्ट करके बताइएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको बताना है एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है ना, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस्पॉन्सिबल है NBHM को इम्प्लीमेंट करने में। और ऑप्शन है मेरे पास नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, दूसरा है नेशनल बी बोर्ड, चौथा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और चौथा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या है, ऑप्शन बी है, नेशनल बी बोर्ड। जो नेशनल बी बोर्ड है और जो ये पर्टिकुलर जो मिशन है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये 2021 में लॉन्च हुआ था। और ये स्वीट रेवोल्यूशन का पार्ट है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं स्वीट रेवोल्यूशन का पार्ट। और आप नाम समझ सकते हो स्वीट रेवोल्यूशन क्यों रखा गया, क्योंकि जो हनी है वो स्वीट होता है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है
और इसमें खास तौर से क्वालिटी हनी पे, बी हाइव प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा और ये इंप्लीमेंट करा है नेशनल बी बोर्ड ने। और आप समझ सकते हो कि हनी की क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, इनकम जनरेशन को लेकर, इन चीज़ों को लेकर इनका एम है मेजरली। तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ये क्यों लॉन्च किया गया, टू अचीव द गोल ऑफ द स्वीट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ये इमेज आप देखिए पहले अच्छे से। देखो ये लाओ खोआ बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व के साथ जुड़ी हुई। ये आप देख सकते हो कि इनका जो एंट्रेंस है वो एक ही है। ये असम के नागौन डिस्ट्रिक्ट में है और ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, जैसे कि आप जानते हो। और ये जो लखवा बुरा चपोरी इकोसिस्टम है, इसी का पार्ट है। और इसी में ज़रूरी बात यह है कि जो बफर जोन है काजीरंगा का, उसके रूप में इसे डिक्लेयर किया गया है। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में लखवा और बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है। और इसमें वाइल्ड लाइफ मूवमेंट में हेल्प मिलेगी और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। तो ये क्या कर रहा है ना, एक हैबिटेट कॉरिडोर के जैसा एक्ट कर रहा है और काजीरंगा और ओरांग को जोड़ रहा है। ये बात भी ध्यान रखना, सिविल सर से पूछ सकते हैं, ऑलरेडी ये काफ़ी फेमस है। तो काजीरंगा और ओरांग नेशनल पार्क को जोड़ने का काम कर रहा है ये दोनों ही, जैसा कि असम में है ना। तो इन दोनों को जोड़ता है ये कौन, लाओ खोआ बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इनमें आप जानते हो किस तरह के एनिमल्स मैमल्स हैं। ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियाटिक वाटर बेफेलो है, एलिफेंट है और बर्ड्स की भी काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं। तो और इनफैक्ट आप देखो जो राइनो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर गया ड्यू टू पोचिंग, बट अभी ये वापस से इनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा और भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे ह्यूमन प्रेशर और इकोसिस्टम चेंजेस भी एक तरह से चैलेंज होते हैं, खासतौर से लोकली बताया जाता है। बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से जब दो पर्टिकुलर नेशनल पार्क को जोड़ दिया जाता है तो एनिमल्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम होते हैं। ये क्वेश्चन देखो, विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सिलिकॉन कार्बाइड का जो कि सेमीकंडक्टर है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हुआ है। तो ये हुआ है भुवनेश्वर ओडिशा में। तो आंसर है ऑप्शन ए। और ये इंडिया का फर्स्ट एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर है और ये 2000 करोड़ के आसपास की प्रोजेक्ट है और 2027-28 से ही ऑपरेशनल हो जाएगी। अब आप सोचो हमारे देश में जब हम सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सिलिकॉन चिप्स आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑलमोस्ट सिलिकॉन चिप्स का यूज़ होता है। तो इस वजह से इसके अलावा आप देखो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरी और जो मोटर पावर सिस्टम्स चलते हैं उनमें भी सिलिकॉन कार्बाइड्स के चिप लगते हैं, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में लग जाते हैं। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारा इनका एप्लीकेशन है। इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे इससे। मैन्युफैक्चरिंग हब के जैसा डेवलप होगा उड़ीसा इस मामले में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया एंड डेनमार्क इन नवंबर 2025 टू एनहेंस बायलैटरल टाइज। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, है ना। तो इसमें ये ऑप्शन है इंडो डेनिश इकोनॉमिक फोरम, इंडिया डेनमार्क ट्रेड पार्टनरशिप और इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल, और चौथा है इंडिया डेनमार्क सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। तो इसका आंसर क्या है, देखो ये आंसर है इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल। नाम है इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल। ये एक स्ट्रेटजिक कोलेबोरेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और इनोवेटिव टाइज इंडिया और डेनमार्क के बीच बढ़ाए जाएंगे। और ये लॉन्च हुआ कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। अब देखो इनका एम क्या है, वही स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, इन सब मुद्दों से ये डील करता है इंडिया और डेनमार्क के बीच। और ये काउंसिल असल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि जो मेजरली थिंक टैंक और बिजनेस इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर्पसेस से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर हम बात करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज के इनोवेशन को लेकर तो बहुत सारे फायदे हैं। और जो इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल है ये एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जो इंडिया डेनमार्क के कोऑपरेशन को बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देखो 92nd, विच मिनिस्ट्री रिलीज द इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन। तो आपको बताना है कि भारत सरकार ने 2025 में इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन जारी की है। तो किस मंत्रालय ने जारी करा, कौन सी मिनिस्ट्री है इसके पीछे। तो इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप थोड़ा आइडिया लगाओ, AI वगैरह से जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने इसे लॉन्च करा है। और
ये जो मिनिस्ट्री है नोडल अथॉरिटी, आप जानते हो डिजिटल गवर्नेंस को लेकर, अगर डिजिटल गवर्नेंस की बात आएगी। इसके अलावा अगर कोई आईटी पॉलिसी है, इनका रेगुलेशन है ना, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनिशिएटिव हो गए। तो ये जो गाइडलाइंस ही इशू किए गए अंडर द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन का पार्ट है ये। तो मेजरली आप देखो तो MEITY मेटी ही इसका पार्ट होती हैं इस तरह के इनिशिएटिव में, एआई वगैरह से जुड़ती हैं जब तो बात, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम ONDLS पोर्टल, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इंडिया फार्माकोपिया कमीशन और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें यही पूछ रहे हैं ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम पोर्टल किस संगठन ने विकसित करा है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो जो ये लाइसेंसिंग सिस्टम है ना, ये डेवलप करा है CDAC ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये आप जानते हो R&D की ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, और ये भी MEIT के अंदर आती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये डेवलप करते हैं एडवांस IT सॉल्यूशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के लिए। तो मेजरली जब भी इनिशिएटिव वगैरह आएंगे कुछ इस तरीके का, तो इसमें जो CDAC है उनका नाम आता है। ONDLS पोर्टल किस लिए डिज़ाइन किया गया, ताकि जो ड्रग लाइसेंसिंग प्रोसेस है ना उसे डिजिटाइज कर सकें, और इससे ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ेगी। तो ये आप देख सकते हो ऑनलाइन ये अप्लाई हो जाते हैं ड्रग लाइसेंसिंग को लेकर। 6 स्टेप है इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। तो ये आपको बताना है, और इसमें कह रहे हैं कि जो इंडिया के ब्लू इकोनॉमी है, तो इस शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी करी है, तो ये जारी करा है नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट पब्लिश करा है। और इंडिया के ब्लू इकोनॉमी आप जानते हो कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए। इस रिपोर्ट में फोकस किया गया किस तरह से हम डीप सी को प्रमोट कर सकते हैं, ऑफशोर फिशरीज वगैरह को बढ़ा सकते हैं, अपने मरीन एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, और मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। बाकी नीति आयोग के बारे में आप जानते हो, ये प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, द नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट विच फील्ड अमंग स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो ये NE स्पार्क्स क्या है, अ स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। तो ये फुल फॉर्म है, तो समझ आ रहा है स्पेस की बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ये चलाया गया। इसी के साथ ही 800 टैलेंटेड साइंस स्टूडेंट्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, और इस तरीके से फिर बाकी चीज़ें चलेंगी। और ये काफ़ी ज़रूरी इनिशिएटिव है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें साइंस के नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट किया गया है, खासतौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। आप देख सकते हो कि 800 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, टोटल 8 हमारे नॉर्थ ईस्टर्न है ना, तो 100 हर एक स्टेट से। फिर अब ये देखो, पंच स्पेस मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है, तो ये लॉन्च करा है किसने, नासा ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे पंच का मतलब क्या है, तो पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। कोरोना आप जानते हो ये सन के आउटर स्फेयर की बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टलेशन है फॉर स्मॉल सैटेलाइट का, मतलब 4 सैटेलाइट का ये समूह है, लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, जो ग्लोबल 3D ऑब्जर्वेशन लेगा एंटायर इनर हेलियोस्फेयर के बारे में, ताकि सन के कोरोना की स्टडी हम कर सकें और ये और ज़्यादा आसान हो जाए। फिर आप ये देखो, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट विच स्टेट्स और द हाईएस्ट राइज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो सबसे ज़्यादा राइज देखने को मिला छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या उत्तराखंड। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी ने ये रिलीज़ करा एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट, और इसमें ये देखा गया कि जो उत्तराखंड है इनमें हाईएस्ट राइज है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जो उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट है ना 6.3% देखने को मिला है ना। देन इसके उड़ीसा में 1.97, मतलब जितना राइज हुआ उसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। हाईएस्ट राइज उत्तराखंड में ही देखने को मिला 6.3% का, उड़ीसा में 1.97%, झारखंड में 1.9%। तो यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा।
इसके अलावा PYQs का सबसे ज़्यादा रोल स्टैटिक कंसेप्ट में होता है, तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं बैच में, तो इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।